नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों का अस्तित्व भी खतरे में है, ये कहना है पंडित विनय तिवारी का। जी हां, अखिल भारतीय महासभा के कार्यालय पर लखनऊ में हंगामा होता है, हमला होता है, हथियारों से लैस बदमाश वहां पहुंचते हैं और ये सारी जो करतूत है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती है, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर ब्राह्मणों का अस्तित्व क्या यूपी में वाकई में खतरे में है। ऐसे में सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एक्सक्लूसिव पंडित विनय तिवारी जुड़े हुए हैं। विनय तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय तिवारी जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वाकई में यूपी में ब्राह्मणों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? सुनील जी, जी। यह पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर ना की जाए, पूरे देश को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है और ब्राह्मणों की कितनी दुर्दशा है और ब्राह्मणों का क्या हाल है। ब्राह्मण समाज को कहीं न कहीं टारगेट करते हुए अधिक से अधिक ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों की उपेक्षा, तिरस्कार, जी, ब्राह्मणों के साथ अन्याय की घटनाएं किसी से छुपी और दबी नहीं है। आप देखिए, लगातार जिस प्रकार से जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, आज तक किसी सरकार में उतनी उपेक्षा, इतना जो है मतलब हत्याएं, जितनी हत्याएं योगी जी के सरकार में शासनकाल में हुई है, कभी नहीं हुई। आज अगर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के प्रदेश कार्यालय पर गुंडे हमला करने आ गए, मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा सुनील जी, वरना शायद आज हमारी भी हत्या की खबर आपके चैनल पे चल रही होती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमारी भी हत्या करा चुकी होती अब तक। लेकिन आखिर वजह क्या मानते हैं? क्यों क्या सरकार को इससे लाभ क्या होने वाला है कि ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद एक महंत हैं? आप एक बात बताइए, यदि वाकई में वो महंत हैं, संत हैं, तो उनको इतना तो पता होना चाहिए ना, भगवान विष्णु के छठे अवतार कौन है, भगवान विष्णु के सातवें अवतार कौन है। भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम है, उनको ये पता है। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम है, ये उनको नहीं पता है क्या? भगवान में भेदभाव करता हुआ व्यक्ति कैसे को आप संत कैसे मान सकते हैं, आप बताइए। जो व्यक्ति भगवान में ही भेदभाव करता हो, एक को महापुरुष बता दे और एक को कहे कि हाँ ये भगवान है, मैं मानता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं तो संत नहीं मानता। मैं तो सीधे उनको अजय सिंह के रूप में देखता हूं, क्योंकि एक संत और महंत इस तरीके की बात करता ही नहीं ना। एक संत और महंत अगर किसी योजना को अगर निकालता है या किसी योजना की बात करता है, तो हमको लगता है गरीबी के आधार पर बात करना चाहिए। इनकी एक योजना आई, नवीन रोजगार छतरी योजना, अभी 1-1.5 महीने पहले, उसमें इन्होंने एक जाति विशेष को लाभ देने की बात किया। कहीं ना कहीं आप बताइए, अगर एक व्यक्ति को आप अपराधी था, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपने 5 लाख का इनामी घोषित कर दिया, उसकी इनकाउंटर हुआ, हत्या हुआ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन अपराधी को अपराधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मानना चाहिए कि अब तक का सबसे बड़ा इनामी बदमाश, जिसके खिलाफ आप अपना प्रत्याशी तक नहीं उतारते हैं, आप समाज में क्या शो करना चाहते हैं? एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के ऊपर लगे सारे मुकदमे आप वापस ले लेते हैं, आप क्या शो करना चाहते हैं? और जगह जगह आप अब नाम भी ले दो, टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्याओं पे आप मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। नाम भी ले दो जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं आप, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, नाम आपसे छिपा नहीं है, आपसे या बाकी तमाम दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाह रहे हैं कि पंडित जी इशारों इशारों में क्या बातें कर रहे हैं, तो गोलमोल नहीं बोले, सीधा नाम। इशारों में ही तो मेरे साथ गेम हो गया। इशारों में ही तो मेरे साथ गेम हो गया। अगर शायद मैं अपने कार्यालय से 5 मिनट पहले नहीं निकला होता, तो मुझे भी गोलनियों से छलनी कर दिया गया होता और मुख्यमंत्री जी संवेदना तक व्यक्त न करते। मैं आपसे बता रहा हूं कि कोई ब्राह्मण पुत्र मारा भी गया या कोई ब्राह्मणों का शुभचिंतक मारा गया है। लेकिन ऐसे हालात जो बने हैं, जब मैंने मंत्री जी से बात की इसी मंच के माध्यम से, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वो भी पंडित जी हैं, मैंने पूछा, मैंने कहा ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है क्या महाराज? बोले कैसी बात कर रहे हैं सुनील जी, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो खुद लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन मिनिस्टर, नाम बताएंगे क्या उनका? जी मैं बता रहा हूं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, चित्रकूट से आते हैं। नाम बता दीजिए जी, नाम तो बताइए उनका। अब बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं कि उप मुख्यमंत्री नहीं, नाम आप हमसे नाम पूछते हैं सुनील जी,
आप भी जी तो नाम बताइए ना, वो तो मैंने मिनिस्टर तो है, क्या विभाग भी दिक्कत बता है? दिया हुजूर। अगर नहीं नहीं, एक एक मिनिस्टर, मैं तो आम व्यक्ति हूँ, हाँ लेकिन एक मिनिस्टर के वक्तव्य को तो आप बता ही सकते हैं कि हाँ फला मिनिस्टर है, ब्राह्मण है, उनका कहना ऐसा है। मैं हम्म मान लूं कम से कम आप जिस हो सकता है जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हो, हम्म या ब्राह्मण समाज उनको अपना नेता ही ना मानता हो हम्म सकता है कि उनके किसी रिश्तेदार का जो है क्या नाम है पर्स चोरी हो गया हो, मोबाइल चोरी हो गया हो, गाड़ी चोरी हो गई हो। हम्म। जो अरे अपनों की अब रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज की रक्षा क्या करेगा, आप बताइए ना। नहीं, उन्होंने सीधे सीधे मुझसे कहा, बोले कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रदेश में कि ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है, ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बोले वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। वो अच्छा एक बात बताइए ना, वो किसकी राजनीति चमका करके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गए? हम्म उनसे जरा ये भी प्रश्न आपको करना चाहिए था। हम्म दूसरी चीज कि वो अपने आप को ब्राह्मण कैसे मान सकते हैं? हम्म आपने उनको मिनिस्टर बोल दिया, वो उत्तर प्रदेश शासनकाल के मिनिस्टर हो सकते हैं, किसी हम्म ब्राह्मण ब्राह्मण समाज या किसी वर्ग के वो नेता नहीं हो सकते हम्म। हैं। इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों का आभूषण, नहीं, सुनील जी, आप विनय तिवारी जी, चुटिया आप चंदन और जनेऊ विनय होता तिवारी है। जी, आप आप उनसे जब देखिए पूछिएगा कि विकास मंत्री दुबे, जी, आप विकास जनेऊ दुबे धारण जैसे करने अपराधी वाले पर, ब्राह्मण हैं क्या? विकास दुबे जैसे अपराधी पर जब कार्रवाई होती है तो उसको आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अदालती चीजों में होना चाहिए था, सब कुछ सारी प्रक्रिया की चीजें होनी चाहिए थी, प्रक्रिया के थ्रू जो है, ये तो यहाँ पे एकाएक नहीं ब्राह्मणों मैं पे जुल्म हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैंने यही सारी बातें पूछी उनसे, मैंने बात की, मैंने कहा कि भाई नहीं नहीं, मैं ये विकास सारी चीजें दुबे हो पर रही हुए हैं, अत्याचार की लेकिन चर्चा ही उन्होंने नहीं कहा करता। कि जो लोग अपराधियों का मैं समर्थन कर रहे हैं, जो लोग सुनील जी, मैं अपराधियों आपकी का बात समर्थन करता कर हूँ, रहे हैं, मैं आपकी वो बात करता कैसे हूँ। ब्राह्मणों का मैं प्रतिनिधित्व कर विकास सकते दुबे हैं? पर हुए, भाई अपराधी नहीं अपराधी मैं होता है। विकास दुबे के साथ व्यक्तिगत हुए चीजों को मैं नहीं कुछ कहता। हम्म अब वो अपराधी था, उसके साथ कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म लेकिन अगर 3 दिन पहले आई हमारी समाज की बहू को हम्म आप जेल में डाल दिए, हम्म उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, हम्म उसका क्या अपराध था? हम्म 16 साल का बच्चा जिसके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं दर्ज था, हम्म आपने उसका एनकाउंटर किया। ये कहां का न्याय प्रणाली में आता है? हम्म आपने घर बिना नोटिस के गिराया, ये हम्म कहां की न्याय प्रणाली में आता है? और हम्म न्याय यदि ऐसे ही किया जाता है तो हम्म, हमको लगता है कि सबके साथ ऐसा होना चाहिए ना। जी आप बनारस को उठा लीजिए, आप जौनपुर उठा लीजिए, हम्म आप प्रतापगढ़ उठा लीजिए, आप गोंडा उठा लीजिए, हम्म आप गोरखपुर उठा लीजिए, आप बस्ती उठा लीजिए। यहाँ भी तमाम बड़े बड़े अपराधी पड़े हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप ऐसे अपराधियों के खिलाफ आपकी चाबुक क्यों नहीं चलती? हम्म आप उनको नेता बनाने में लगे हुए हैं और बाकी को अपराधी घोषित करने में लगे हुए हैं। हम्म क्या सारे अपराधी एक ही वर्ग में है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम्म। ऐसे में मैं ये जानूंगा आपसे कि विनय तिवारी नहीं, मुझे मुझे सुनील जी, जी मुझे कंटिन्यू मारने की धमकियां मिलती रही। हम्म मैंने लगातार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री से लेकर के प्रमुख हम्म सचिव गृह से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मैंने सबको क्या नाम है सचेत किया है। मैंने हमेशा लेटर लिख करके अपने लेटर पैड पर भेजा है। मैंने कल भी इन सब लोगों को भेजा है, मेरे पास सारे रखे हैं, हम्म बकायदा मैं फैक्स करता हूं। हम्म आज तक इनके कान में जू नहीं रहेंगे, लेकिन जिस दिन मेरी हत्या हो जाएगी, आप बताइए क्या हम्म सुरक्षा की जरूरत अगर मेरे ऊपर हमला हो रहा है मुझे है, या मेरी मौत के बाद हम्म मेरे परिवार को है? हम्म मेरे परिवार को भी हमेशा मारने की धमकी मिलती है। आप बताइए मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं? मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे लाइसेंस नहीं दिया। डीएम की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है, आप कहिएगा, आपके चैनल के माध्यम से भेज दूंगा अगर आप चला सकते हैं। डीएम ने कहा सुरक्षा आप लोगों को नहीं मिल सकती है। जी। लेकिन आखिर इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है आपके साथ? मुझे तो ये समझ में नहीं ये आ तो रहा योगी आदित्यनाथ बता तिवारी सकते जी, हैं। आखिर ऐसा क्या बैर ठन गया कि आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, व्यवहार हो रहा है, जबकि मंत्रिमंडल में अगर नाम ले लिए जाएं तो श्रीकांत शर्मा से लेकर उप मुख्यमंत्री और आप उसके कैसे अलावा उस अगर मुख्यमंत्री की बात शीर्ष करते हैं नेतृत्व की बात की जिनको जाए, सेकंड अधिकारियों की मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेसी माना की, जाता तो उसमें है, भी टॉप लीडरशिप जिनको में सेकंड बड़े बड़े मनमोहन सिंह अधिकारी कहा हैं जो कि जाता सब है, ब्राह्मण ऐसे समाज से आते हैं। आप वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हम्म सरकार के एक सचेतक हो सकते हैं, हम्म लेकिन ब्राह्मणों के नेता नहीं हो सकते हैं। हम्म अगर होते तो कहीं ना कहीं न्याय और इंसाफ की बात करते, हम्म कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर हो रहे उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार की बात हम्म करते। देखिए ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, हम्म लेकिन आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों को जातिवादी बनने के लिए मजबूर कर दिया है। हम्म ऐसा ब्राह्मण जिसने हमेशा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात किया, हम्म ऐसा ब्राह्मण जिसने समाज को जोड़ करके लेकर के चलने का काम किया, हम्म ऐसे ब्राह्मण के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने संत और महंत का वस्त्र धारण करके, वेश धारण करके छल करने का काम किया है, हम्म, धोखा देने का काम किया है। जी।
ये जो प्रतिद्वंद चल रहा है, आप जो बता रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है कि आप आपको मुझे नहीं मिलती एक है। चीज बताइए, मुझे ये बताइए, सुनील सीधा जी, सीधा ब्राह्मण सभा के मुख्यमंत्री कार्यालय योगी पर हमला आदित्यनाथ हुआ। मैं एक चीज जानना पर ही चाहता टारगेट क्यों? मैंने कानून मंत्री को फोन किया, सुन लीजिए, कानून मंत्री भी ब्राह्मण है ना, मैंने उनको फोन किया, मेरा नंबर उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। आप बताइए मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं न्याय के लिए? जी, जब कानून मंत्री ही मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए, क्या मानते हैं ये आपसी फूट का न्याय के लिए जा सकता हूं? ये आपसी फूट का, विनय तिवारी जी, ये आपसी फूट का बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं क्या? क्योंकि ब्राह्मण, मुझे लग रहा है ब्राह्मण समाज भी बटा हुआ है, अलग अलग धड़े में बटा हुआ है ब्राह्मण समाज में। मुझे तीन गाड़ी से भर करके अपराधी मेरे दरवाजे आकर के मुझे मारने के लिए आ गए, और उसके बाद भी अभी तक आपको बताऊं, हम अपराधी मेरे दरवाजे चढ़ के आए, पूरी सीसीटीवी फुटेज, पूरी रिकॉर्डिंग, सारा तथ्य मेरे पास। अपराधी को थाने तक लेकर के पकड़ के मैं गया, जिसको मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा था, और सबसे पहले एफआईआर उस अपराधी का होता है, मेरा एफआईआर उसके 2 घंटे बाद होता है। मैं इसको किस रूप में देखूं, आप बताइए? मैं इसको किस चीज के हिसाब से देख सकता हूं? जब मैं घटनाक्रम समझना चाहूंगा, जब आप गए थाने लेकर, तो क्या दरोगा ने क्या बोला कि पहले इस अपराधी की रिपोर्ट लिखी जाएगी? आपको पूरी घटना मैं बता दूं। मैं 10 मिनट पहले अपने ऑफिस से निकला था, क्योंकि मैं इधर 3-4 दिन से मैं अकेला था। अब इसकी सूचना सामने वालों को कैसे थी मैं नहीं जानता। उसके बाद जब मैं आया, जब बच्चों को उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, वो असलहे तमंचे के साथ लैस आए थे वो लोग, मेरी हत्या के प्रयास से पूरा एकदम। मैं नहीं मिला। उसके बाद वो बच्चों को मारे मारे फिर वो लोग भाग गए। गाड़ी से एक व्यक्ति जो है, मतलब जैसे तैसे गिर गया, उसको पकड़ करके जो है बच्चों ने पकड़ा, तब तक हम आ गए, और हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी, मोहल्ले के लोग, सब लोग जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गए। उसके बाद 100 नंबर डायल किया गया, पुलिस आई, पुलिस के साथ उस अपराधी को लेकर के मैं थाने गया। थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, मौका मिलते ही वहां भी मुझे उसने मारने का प्रयास किया। उसके बाद एक जैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत जिन बच्चों को, जिन मेरे कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, उनको लॉकअप में बैठाया गया। उस अपराधी को अपने चैम्बर में यशो साहब ने वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, और ना ही आपको बताऊं कि उसने मास्क लगा रखा था, ना ही उसने चैम्बर, वहां क्या नाम है आपका, लॉकअप में मास्क लगाया था ऑफिस के अंदर। आप शायद उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजा है, सबको, सबके पास गया है। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ लाठी डंडा सब दिख रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो सीसीटीवी फुटेज में है। 307 जैसी धारा उसको नहीं लगाई गई, 151 में चालान करके उसको खुला छोड़ दिया गया है कि जाओ बेटा, जो काम अधूरा छोड़ दिए हो उस काम को पूरा करके आओ। तिवारी जी, 1.5 घंटे अपने चैम्बर में बैठा कर, तिवारी जी मुझे ये बताइए, स्वयं उसका एप्लीकेशन लिखा है अपने हाथ से। तिवारी जी मुझे ये बताइए, एकाएक ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह के हमले हो जाना, एकाएक ये इस तरह की आवाजें उठना कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है, उसके अलावा ये सारी चीजें होते हुए नजर आना कि एक मुख्यमंत्री जो कि सिर्फ ठाकुरवाद की राजनीति कर रहा है, ये कोई राजनीति से प्रेरित मसला तो नहीं है विनय तिवारी? कहीं ऐसा तो नहीं ये ऊर्जा आपको बैक गेट से मिल रही हो, पिछले दरवाजे से? विनय तिवारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का चौकीदार नहीं है सुनील जी। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा की चौकीदारी करता हूं, ब्राह्मण समाज की चौकीदारी करता हूं। मैं किसी भी, आप पता कर लीजिएगा, राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं, ना मैंने कभी सदस्यता ग्रहण किया है। और रही बात आप कह रहे हैं बैकअप की, तो मैं कह रहा हूं मेरे संबंध तो भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके लोगों से। तो क्या मुझे वही लोग बैकअप दे रहे हैं क्या कि ब्राह्मणों का भी? आप शो करिए कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी। जी, सबसे ज्यादा तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध अच्छे हैं। मैं वही कह रहा हूं, ब्राह्मणों ने अगर भरोसा दिखाया और ब्राह्मणों ने अगर भरोसा दिलाया भी तो भारतीय जनता पार्टी पर, और बीजेपी ने हमेशा इस बात को लेकर चला, बीजेपी पर आरोप भी लगे कि अगड़ों की पार्टी है, ये ठाकुर बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है। आरोप आप बताइए, अगर अगड़ों की पार्टी होती तो एक वर्ग विशेष के लिए, दलित समाज के लिए आप नवीन रोजगार छतरी योजना ले आते हैं। और यदि मैं ये कहता हूं कि सरकार के किसी योजना का लाभ जाति के आधार से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि गरीबी और अमीरी के आधार से मिलना चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या गलत कहता हूं? क्यों मेरी आवाज दबाई जाती है? क्यों मेरी हत्या का प्रयास किया जाता है? और 48 घंटे हो गए सुनील जी, अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है। अभी तक किसी उच्चाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया। मैंने लखनऊ कमिश्नर को कम से कम 10 बार फोन किया है। जब मैंने फोन किया है, आप रिकॉर्डिंग का ये भेजूंगा, तब वो मीटिंग में रहते हैं। 24 घंटा 48 घंटा वो मीटिंग में रह गए, उनको मुझसे बात करने का समय नहीं रहा।
ना बिल्कुल, ऐसे में तो कार्रवाई करनी जाएंगे चाहिए। और जो और आप किसी बता रहे हैं को विनय पकड़ के तिवारी जेल जी, में जो डाल स्थिति देंगे, बनी क्या है अपराधी जी, घोषित कर देंगे और चैप्टर बंद कर देंगे, ताकि अभी ब्राह्मणों की अगली कोई अभी आवाज न बन आपने पाए। हाल ही में ये भी सुना होगा, जब इस तरह की स्थिति बनी, आपने कहा कि परशुराम को सिर्फ एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह देते हैं महापुरुष थे। तो यहां पर भगवान भी बढ़ते हुए नजर आए। और दूसरा, अभी आपने बीएसपी सुप्रीमो का कुछ दिन पहले बयान सुना होगा, उन्होंने कहा एक भव्य हम मंदिर बनवाएंगे, जो ब्राह्मणों के साथ इस तरह का विरोध हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है, हम लगाएंगे उनकी व्यवस्थाओं को ठीक। लेकिन वो वही बीएसपी सुप्रीमो है जिनका कभी एक नारा भी हुआ करता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो मैं क्या नहीं, मानूं आप कि एक बात बाकी बताइए। राजनीतिक दलों को भी नहीं क्या नहीं, मैं इन सब चीजों के बीच में आप फायदा एक मिलेगा? बात बताइए ना सुनील जी। सुनील जी, हमारी आस्था का केंद्र है। अगर भगवान राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का है, सबका है, आपको क्या लगता है भगवान परशुराम का मंदिर नहीं होना चाहिए? जी, अगर योगी जी, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि अगर योगी जी मुगल सराय का नाम बदल सकते हैं, फैजाबाद का नाम बदल सकते हैं, अन्य तमाम जगहों का नाम बदल सकते हैं, आगरा वगैरह का नाम बदल सकते हैं, तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली का, इलाहाबाद का नाम बदल सकते हैं, भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर का नाम बदल के परशुरामपुरी नहीं कर सकते हैं क्या? और उनको नहीं करना चाहिए क्या? आप बताइए ना, मैं इतना जानना चाहता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ, उनको ये पता है कि भगवान परशुराम जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण के आराध्य हैं, ब्राह्मणों के एक सेंटिमेंट का केंद्र हैं, इस पर प्रहार करते रहो। और जो व्यक्ति, जो आप कह रहे थे ना कि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ब्राह्मण हैं और तमाम चीजें हैं, आप उनसे पूछिएगा, उनको भगवान परशुराम की जन्मस्थली के बारे में नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहाँ है। हमारी डिबेट देख मेरी चर्चा हो चुकी है, आपको वास्तविक चीज बता रहा हूँ। हमारी डिबेट के बाद शायद ही वो लगता है कि खोजने लगेंगे कहाँ यार, जल्दी पता करो, नहीं तो अगर समाचार पत्र वाले आ गए तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो जनेऊ नहीं धारण करते होंगे, चुटिया खोज लीजिएगा, चुटिया नहीं मिलेगा। जल्दी चंदन नहीं लगाते हैं लोग, ब्राह्मणों का ये वस्त्र होता है, आभूषण होता है। आप तो बखूबी जानते भी होंगे, जिसका चंद्रिका प्रसाद है, मैं आप नाम पूछ रहे थे बार सिक्का बार। पे चुटिया ना हो, मस्तक पे मैं चंदन तो ना कह हो, रहा था गर्दन पे कि जनेऊ ना हो, वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र मंत्रालय होता का है। जिक्र कर दूं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं नाम बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूं, चंद्रिका प्रसाद है, बैठे थे एनबी न्यूज पर, उनसे मैंने ये सवाल किया कि ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है, तब उन्होंने सीधा सीधा बोला नहीं, ये गलत बात। इस तरह की चीजें ब्राह्मण ही फैलाना, नहीं तो उनका अस्तित्व कहाँ खतरे में रहेगा? आप एक शूद्र की बात ना करिए भाई, वो ब्राह्मण है ही कहां से? आप बताइए ना मुझे। जी, आप डिबेट खोल के अपना देखिएगा, अपनी क्या नाम है, इंटरव्यू अपना उनका खोल के देखिएगा, आप खोज लीजिएगा कि क्या उनके पास अब चुटिया है, आपने क्या उनको चंदन है, क्या ये जनेऊ कह धारण करते दिया हैं कि क्या? वो ब्राह्मण ही नहीं है। अगर तो वो ब्राह्मण इस समाज के तरह लोग की आप क्या सीधे करेंगे? तौर पर अगर टिप्पणी करेंगे आप विनय तिवारी जी, तो जाहिर तौर पर वो भी हाँ, ये तो चाहे कहेंगे मेरे कि को, बताइए नहीं, विनय ऐसा तिवारी है तो ना, उनको ब्राह्मण ही ऐसा नहीं है मानते कि हैं। वो ऐसे ऐसे मैं एक चीज जानता हूं कि मैं यदि अपने समाज को लेकर के आवाज बुलंद कर रहा हूं और करूंगा, हमारे खिलाफ ऐसे बुजदिल कायर लोग अगर एफआईआर भी करेंगे ना, तो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एफआईआर से, मैं मुकदमों से और इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। एजेंडा क्या है विनय तिवारी इन्होंने का, मेरे ऊपर मैं ये 17 में समझना लाठी चाह भी रहा हूं। चलाई थी, एजेंडा मेरा क्या कुछ है कर विनय नहीं पाए तिवारी थे, का? ना ही मेरा कुछ कर पाएंगे। विनय तिवारी का एजेंडा क्या है? देखिए मेरा सीधी सीधी बात, मैं सीधी बात, नो बकवास पे ध्यान देता हूं और इसी चीज को मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में जिसको भी शासन करना है, जिसको भी राज करना है, वही शासन और राज करेगा जो मुझे सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था बेटर दे सकता है, बढ़िया दे सकता है। हम उसी की बात कर सकते हैं, हम उसी का साथ दे सकते हैं, लेकिन आप तो कह चाहे रहे वो हैं कोई भी होगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा जब इस तरह की व्यवस्था देगा, तो उसके साथ साथ अरे ये भी जब तो तय हमारे करना होगा सुरक्षा, ना कि वही जब ब्राह्मणों हमारे को तो सुरक्षा आगे की रखना है, चिंता नहीं उसको रखना है। होगी, तब तो योगी जी को कहा चिंता है? अगर चिंता होती तो आप बताइए, इस साल में अब तक करीब हजारों ब्राह्मणों की हत्या हुई, ठीक है, मेरे ऊपर अभी क्या नाम है, मेरे कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर हमला हुआ, मेरे ऊपर हमला हुआ, इनके विभाग का एक भी मंत्री, एक भी विधायक जिसने मुझे संवेदना व्यक्त किया हो, जिसने फोन करके हालचाल भी लिया हो, वो तो सब यही सोच रहे होंगे ना कि ये बच कैसे गया, बच गया, देखो आज फिर से हमको उधेड़ रहा है। आप अगर ये उम्मीद सही करते होते एक बार फोन तो उम्मीद करते करते ना, हैं मुझे विनय तिवारी, हालचाल तो लेते ना, कोई तो विनय लेता। तिवारी आप उम्मीद करते हैं क्या ये कि तो अफसोस मना रहे होंगे कोई कि बच के आपको बैठा संवेदना कैसे? प्रकट करने के लिए कॉल करेगा? क्योंकि आप तो मोर्चा खोले हुए हैं प्रभु।
नहीं नहीं, अगर जो आपने कहा कि ब्राह्मणों के हित की बात कर रहा हूं, कि अगर हाँ। इनके एजेंडे में कहीं ब्राह्मण प्रेम होता, कहीं ब्राह्मणों के हित की बात होती, ठीक जी। है, तो एक भी बात संवेदना व्यक्त करते ना फोन करके, कोई तो करता। आप बताइए ना, 403 विधायक हैं, 403 में से एक भी तो करते। लेकिन इनको ये तो अफसोस में बैठे हैं कि हमने तो व्यवस्था इसको निपटाने की किसी बच कहां से गया ये। ऐसे में एक मसला ये हो गया आपका, जो आपने कहा कि सीधी बात करता हूं कि भैया स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये तमाम मूलभूत सुविधाएं जो देगा, बेहतर प्रदेश को रखेगा, हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोग उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। ऐसे में कोई विकल्प नजर आ रहा है क्या आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी, देखिए मैं एक चीज और बताऊं, संजय सिंह मेरे साथ थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, मैंने कहा आजकल ब्राह्मणों को लेकर भी आप लगातार ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं सबके टच में हूं, जबकि वो भी खुद ठाकुर हैं और दो ठाकुरों का पोस्टर चलता है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ संजय सिंह। देखिए सुनील जी, जी सुनील जी, अब आपको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं ठाकुरों की, जैसे बात जो की जा रही है क्षत्रिय वर्ग की, दो प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, शायद आप भी इस चीज को सेटिस्फाइड होंगे और मानेंगे इस बात। बिल्कुल। एक जो अपने आप को रघुवंशी मानते हैं और एक जो अपने आप को हयवंशी मानते हैं। तो ये तो स्वयं डिसाइड करना है ना कि हम रघुवंशी हैं कि हयवंशी हैं। हयवंशी होगा यदि कोई भी, उसका काम यही है कि समाज में कुरीतियां, समाज में गंदगी, समाज में इस टाइप की हत्या, लूट और तमाम चीजों को फैलाना, ठीक है। जैसे हम रावण को ईश्वर का स्थान नहीं दे पाए ना, हमने कहा ना कि राक्षस है, ब्राह्मण था लेकिन हमने कहा कि राक्षस है, तिवारी और जो भी उसके कुल खानदान का होगा वो राक्षस ही होगा। तिवारी जी, वो ईश्वर और इंसान नहीं बन सकता है। तिवारी जी, जैसे मैं कहता हूँ ये भगवान परशुराम का वंशज हूँ, देखिए फिर तो मेरे वही, कर्म वैसे हैं। तिवारी जी, ये एकाएक इस तरह का माहौल कैसे लगने लगा आपको? कैसे आपको लगने लगा कि आपका ब्राह्मण समाज खतरे में है? क्योंकि विकास दुबे का जो कांड हुआ, विक्रम कांड के बाद से मैंने देखा बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़क पर आ गए, बोले ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है। उससे पहले 3 साल हो गए सरकार को, तब आपको नहीं समझ में आया कि ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है भैया? सुनील जी, 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, शायद आपको पता होगा। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे अपना अधिकार जमाया था जी। उसके बाद 28 अप्रैल 2017 को परशुराम जयंती थी, उसके 15 दिन पहले इन्होंने भगवान परशुराम को महापुरुष बता करके और उनकी छुट्टी रद्द कर दिया था। और आप पता करा लीजिएगा कि 28 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री चौराहे को जाम कराने का काम पंडित विनय तिवारी ने और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और उसके कार्यकर्ताओं ने किया था। 15 मिनट तक वहां पर अपना क्या नाम है संबोधन हम लोगों ने किया था, और उसी दिन इनको ब्राह्मण विरोधी हम लोगों ने सिद्ध किया था। उसके बाद दूसरा कदम इनका पूर्वांचल के ब्राह्मणों के धरोहर नेता हरिशंकर तिवारी जी के घर पर छापा इन्होंने डलवाया, उस अपराधी को पकड़ने के लिए जो 1 महीना पहले ही बलिया के जेल में बंद था, वहीं पर इनका लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। हम तो शुरू से करते आ रहे हैं, हम तो 3.5-4 साल बाद थोड़ा हमारी आंख खुली है। आप पता तो कराइए हमारे बारे में। हमने तो उस दिन भी आवाज उठाया था जब 25 जून 2017 को रायबरेली के ऊंचे मुझे ये बताइए विनय तिवारी जी, जिंदा जलाया क्या गया था, विकल्प क्या दिख रहा है का एक आपको? मंत्री स्टेटमेंट विकल्प क्या दिया दिख रहा है था आपको? और अपराधी को अपने साथ खड़ा किया था। विनय तिवारी जी, विकल्प क्या दिख रहा है? आपने सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी भी देख लिया आपने, अब क्या विकल्प क्या दिख रहा है आपको कि ब्राह्मणों के हित की बात, ब्राह्मणों विकल्प पर हम बैठ के अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के मुखिया माननीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के साथ, सबके साथ, पूरे प्रदेश के अपने जितने भी हमारी टीम है, ब्राह्मण समाज है, हम इसीलिए गांव-गांव जाकर के हम मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि विकल्प की बात वो करेंगे, विकल्प की चर्चा वो करेंगे। हम मंथन करने के बाद जो चीज बाहर आएगी ना, हम उस पर विचार करके और उसके साथ जाएंगे, उसके लिए हम उसको मजबूत करेंगे। हम स्वयंभू नहीं है कि हम स्वयं से कोई डिसीजन ले लिए, हमने मुहर लगा दिया कि आपको हम राजा बनाएंगे। विनय तिवारी जी, पूरे समाज को एकत्रित करके उत्तर प्रदेश के 17% ब्राह्मण समाज के साथ बैठ करके और इसकी चर्चा करके और जिसके साथ जाएंगे उसको पता चलेगा कि उसके साथ हम गए। लेकिन विनय तिवारी जी, विकल्प तो होंगे ना आपके पास, अब विकल्प तो कुछ तो मुझे गिना दीजिए, उसमें फाइनल करना आपका काम। विकल्प जो है ना, विकल्प हमें स्वयं बनना है, हमको किसी को विकल्प नहीं मानना है।
आज हम उस स्थिति में हैं कि हम तो ये जिसको मैं चाहेंगे मानूं कि ना, विनय तिवारी हम आने विकल्प वाले बनना समय है, में हमको विकल्प बनना है। आने प्रतिनिधित्व वाले तो करते चुनाव हुए में आप भी ब्राह्मणों जानते का, हैं कि ब्राह्मण वोट विनय निर्णायक तिवारी जी, होगा और हमें विकल्प बनना है। विनय तिवारी, ये मैं मानूं कि विनय तिवारी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते करते प्रदेश का प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं या करने के लिए तैयार हैं, ये मानूं? देखिए, विनय तिवारी जो है ना 403 विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं। हम्म उसमें से करीब 180 अप्रॉक्स जो है ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभाएं हैं, उस पे भी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा है। और हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, इसी काम को लेकर के जो वर्तमान सरकार का सिंहासन है ना, वो हिला और डगमगाया हुआ है। इसीलिए विनय तिवारी की हत्या कराना चाहते हैं। नहीं, मैं ये मानूं, मैं तो ये पूछ रहा था कि विनय तिवारी क्या चुनाव लड़ेंगे? विनय तिवारी वो हमारे अपने लोगों के डिमांड के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे विनय तिवारी उनको नाराज नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा। ठीक, हालांकि ये जो इच्छा भाई, थी मैं आपने तो वो अपने लोगों के दर्शा लिए दी। काम कर रहा हूं, अपने ठीक समाज बात के है, लिए कर अच्छा रहा है, हूं। तो यदि अच्छी बात है। अगर आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते करते अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो लोग उम्मीद करेंगे उस उम्मीद पर तो आपको खरा उतरना ही होगा। लेकिन विनय तिवारी जी, उस दरमियान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर ही आप चीजें करें, बाकी लोगों के लिए भी सोचेंगे क्या? नहीं, देखिए, आपको बहुत नहीं संक्षेप पता में। होगा, हम देश का पहला ऐसा ब्राह्मण संस्था है हमारा कि जहां पर सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को साथ नहीं रखते हैं कि जो समाज में आताताई है। हम आताताइयों को अपने साथ में जोड़ते हैं, न अपने साथ रखते हैं। ठीक, चलिए, हम उम्मीद करते हैं विनय तिवारी जी कि आप जिन तमाम मुकामों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं और जो आपको लग रहा है कि अस्तित्व खतरे में है और जिस तरह की स्थितियां आपके साथ निर्मित हो रही हैं, उन तमाम सारी चीज़ों पर ब्रेक लगे, विराम लगे और आप अपने मकसद को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप सफल हों। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।